तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से 9 बजे डाला, लेकिन फिर लगातार आप लोगों के कमेंट और इंस्टाग्राम और मेल के माध्यम से कई लोगों ने कहा कि उस टाइम सम सर डाल देते हैं और लाइव देखने का ही मज़ा है, तो आप 10 बजे ही डालिए। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा। तो आज से फिर से कहानी वही 10 बजे के समय पर फिर से आएगी। और साथ ही आप लोगों ने कई बार कहा कि वही अवैध संबंध, वही तमाम चीज़ें, बोर हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज आपको एक ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो इन तमाम चीज़ों से अलग हो। कहानी पूरे देश के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की, जो उस टाइम के हिसाब से लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए और सोने चांदी तमाम चीज़ों की चोरी हुई थी, रॉबरी हुई थी। और पुलिस वालों को जिस हिसाब से जो लुटेरे थे, कायदे से चोर ही कहा जाएगा, जो चोर थे, जिस हिसाब से उन्होंने छकाया था, जिस हिसाब से मूर्ख बनाया था, वो भी अपने आप में एक बेहद हैरान करने वाली चीज़ थी। जिस हिसाब से उन्होंने पूरा घुमा के रख दिया पूरे केस को। पूरा देश एक तरह से शन्न रह गया था जब ये पूरी घटना हुई थी। उसके बाद कैसे पुलिस वालों ने पकड़ा, क्या कुछ हुआ, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक बताता हूँ पूरी कहानी क्या है और कैसे इस केस की शुरुआत हुई। केरल में एक जिला लगता है मल्लपुरम जिला, और मैं बात कर रहा हूँ साल 2007 की, और साल 2008 आने वाला था, यानी दिसंबर महीने की बात है। इसी मल्लपुरम ज़िले में एक कस्बा लगता है, चिलेम्ब्रा कस्बा। इसी कस्बे में एक केरला ग्रामीण बैंक है, और मैं बात कर रहा हूँ लगभग दिसंबर जो था 2007 का, उसके आखिरी हफ्ते की। इसी बैंक के नीचे इत्तेफाक से कुछ टाइम पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। फर्स्ट फ्लोर पे वो बैंक था, जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। रेस्टोरेंट ज़्यादा चला नहीं, बंद हो गया। उसके जो ओनर थे वो चाह रहे थे कि कोई इस रेस्टोरेंट को ख़रीद ले तो शायद अच्छा हो। उन्होंने फॉल सेल का इश्तिहार भी लगा रखा था। दिसंबर के उसी आखिरी हफ्ते में एक महिला आती है बढ़िया कपड़ों में। आने के बाद उस ओनर से कहती है कि मुझे ये पूरा रेस्टोरेंट चाहिए और मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट फिर से खोलूँगी और रिनोवेट करूँगी। अब ये बात जब ओनर ने सुनी, उन्होंने कहा कि भाई अब देने को मैं दे दूँगा, लेकिन 50,000 रुपये मुझे अभी एडवांस चाहिए, और साथ ही 300 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे भाड़ा चाहिए। बाकी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उस महिला ने कहा कि अगर आप 50,000 रुपये मांग रहे हैं तो मुझे भी कुछ आपसे चाहिए होगा। ओनर ने पूछा क्या? उस महिला ने कहा कि मुझे इस रेस्टोरेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कई चीज़ें जो आपके हिसाब से थी अब वो मुझे थोड़ा बहुत परिवर्तन करनी है। जैसे कुछ खिड़कियाँ हटानी है, कुछ दीवारें हटानी हैं, कहीं खिड़की लगानी है, कहीं रैक बनवाना है। चूँकि जो पुराना आपका स्ट्रक्चर था उस हिसाब से रेस्टोरेंट चला नहीं, तो कुछ नया करूँगी तभी तो चलेगा। अब ओनर ने भी कहा कि वैसे भी जो ज़मीन है वो खाली ही पड़ी है, तो फिर मतलब क्या है, थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन करेंगे लेकिन इनका चलेगा, और जब तक चलेगा 300 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे भी किराया मिलता रहेगा। तो उन्हें भी लगा ठीक है, डील डन हो गई, पैसे दे दिए गए। उसके बाद अगले दिन से जो महिला थी अपने 4 दोस्तों के साथ, जिनमें से एक उसका पति था, बाकी 3 जो पार्टनर थे, उनके साथ रेस्टोरेंट का काम शुरू करती है। सबसे पहले कुर्सियाँ आई, फिर मेज़ आई बढ़िया VIP, उसके बाद किचन के सारे सामान आए, और साथ ही फिर कुछ लोग और कुछ सामान भी आए जो अब उस कमरे में, उस पूरे रेस्टोरेंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कहीं खुदाई हो रही, कहीं तोड़ा फोड़ा जा रहा, कहीं ड्रिल किया जा रहा। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तो आसपास के लोगों ने भी देखा कि कुछ हो रहा। उसके बाद वो लोग आके देखने का फैसला करते हैं। जब गेट पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पे उस रेस्टोरेंट का नाम लिखा था, जो आने वाले टाइम में खुलता, जो ये महिला खोलती, और साथ ही एक डेट लिखी थी कि 8 जनवरी को ये रेस्टोरेंट बन के तैयार हो जाएगा और सबको आना है। कुछ लोग अंदर आते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों से बात करते हैं, साथ ही पूरा समझते हैं कि कैसे खुलेगा, क्या क्या इसमें सर्व किया जाएगा। वो तमाम लोग इत्मीनान से तमाम चीज़ें बताते हैं। बताने के बाद अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे टाइम, कुछ वक्त रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से ऊपर जो बैंक थी, जब नीचे ड्रिलिंग वगैरह हो रही थी, कुछ काम हो रहा था, कुछ खिड़कियाँ लगाई जा रही थी, कुछ चीज़ें रखी जा रही थी, वायरिंग हो रही थी, तो उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस हुई। जो काम करने वाले कर्मी थे उन्होंने फिर मैनेजर से बात की। मैनेजर ने गार्ड को भेजा कि जाओ जाके देखो क्या हुआ। गार्ड जाता है, जाने के बाद देखता है, बताता है ऊपर आके कि नीचे एक रेस्टोरेंट खुल रहा। बैंक वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, कुछ भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बाहर जा नहीं सकते, नीचे रहेगा तो ऑर्डर करके मंगा लेंगे।
उन्हें भी लगा चलो ठीक है मामला। सैटरडे का दिन था, 29 तारीख की बात है, 29 दिसंबर साल 2007, जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी। बैंक वाले अपना काम उस शोर शराबे में ख़त्म करते हैं, शाम को बैंक बंद होती है। इधर जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले थे वो दिनों रात अपने काम पे जोर रखते हैं। अगले दिन संडे था, बैंक बंद रहती है। जो काम का शोर था वो भी लगभग शांत हो जाता है। आसपास के लोगों को भी लगा कि चलो खटपट बंद हो गई, जो रेस्टोरेंट वाले हैं अब सामान रखेंगे, कुर्सियाँ रखेंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। बेसब्री से आसपास के लोगों को भी इंतजार था। इधर जब 31 तारीख होती है, 31, निश्चित टाइम पे अपने बैंक वाले आते हैं, बैंक का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर अंदर तमाम लाइटें ऑन करते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह थे उनको ऑन करते हैं, अपने अपने ऑफिस में अपने अपने फाइलों के पास जाते हैं। इसी बीच एक शख्स, एक बैंक कर्मी बैंक के स्ट्रांग रूम में जाता है और जैसे ही अंदर जाता है लगभग चीखते हुए बाहर आता है और सबको इकट्ठा करता है। जैसे ही इकट्ठा करता है तमाम लोग भाग के उस स्ट्रांग रूम में जाते हैं और जाने के बाद जितने भी लोग जाते हैं उन तमाम लोगों के मुंह से एक तरह से चीख और एक शौक निकलता है कि ये क्या हो गया। बैंक में जितने लॉकर थे सब टूटे पड़े थे। बैंक के बेसमेंट में एक छेद हुआ था और सारा पैसा, सारा सोना जो कुछ रखा था, तमाम चीज़ें गायब थी। ये चीज़ जब बैंक वालों ने देखी, अब बदहवास कि बैंक में तो लूट हो गई, जोड़ा गया कि कितने पैसे और कितना सोना गायब है, तो लगभग 80 किलो सोना, 80 केजी, और उतने ही लगभग रुपए, अगर टोटल सबको जोड़ा जाए सोने का दाम और पैसों का दाम, तो उस टाइम के हिसाब से लगभग 8 करोड़ रुपए का माल गायब हुआ था। और गायब करने का जो तरीका था वो बड़ा सिंपल सा था कि बेसमेंट से, यानी जो रेस्टोरेंट वाला मामला था, वहाँ से एक छेद किया गया और छेद करके ऊपर स्ट्रांग रूम में आते हैं लोग और आराम से लॉकर तोड़ते हैं और तोड़ के सारा सामान लेके गायब हो जाते हैं। यानी अब तक जो लोग रेस्टोरेंट के नाम पे तमाम खोदबीन ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, वो असल में बैंक को लूटने के लिए कर रहे थे। अब ये खबर जब लोगों तक पहुंची, लोगों में हड़कंप मचा, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस भी मौके पे आती है। आने के बाद अब तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह देखती है, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले उस क्राइम सीन को जब देखती है तो वहाँ एक नारा लिखा हुआ था दीवार पे और लिखा था जय माओ। अब माओ मतलब माओवादी। अब ये चीज़ जब लिखा देखा तो फ़ौरन इशारा क्लियर मिल गया कि ये जो मामला है, ये जो किसने किया है, वो माओवादी लोग हैं। यानी उन्होंने हथियार वगैरह खरीदने के लिए और भी अपने कुछ कामों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए बैंक को लूटा। तो फिर जब जय मायो लिखा था और माओवादियों ने किया, तो फिर माओवादी रहते कहाँ हैं? तो फिर ये पता किया गया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उसके बाद एक, चूँकि अब 8 करोड़ की लूट पूरे देश और मीडिया ने खूब ये खबर जब चलाई, सब तक पहुंची, पुलिस वालों के भी ऊपर प्रेशर बना। पुलिस वालों ने भी एसपी लेवल तक जांच बैठा दी। एसपी साहब खुद इस टीम को लीड कर रहे थे। तो एक टीम फ़ौरन पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ और वहाँ पे जितने माओवादी संगठन थे उनसे संपर्क करती है कि क्या कोई ऐसी लूटपाट हुई है तो कौन सा संगठन जिम्मेदारी ले रहा। अब इत्तेफाक देखिए कि वहाँ पे जय माओ लिखा था, यानी लूटपाट करने वाला माओवादी था। लेकिन चाहे जितने लोगों से, जितने माओवादी संगठन थे, कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच बिचौले होते हैं जो कांटेक्ट कराते हैं पुलिस का और माओवादियों का बीच का एक डील करवाते हैं। उन तमाम लोगों से चाहे जितनी बार संपर्क किया गया, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। और आमतौर पर अगर माओवादी करते हैं तो खुल के जिम्मेवारी लेते हैं कि हाँ ये हमारा काम है। अब पुलिस वाले बड़े परेशान कि एक तरफ उधर ये स्लोगन लिखा गया कि जय माओ, यहाँ कोई माओवादी संगठन जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, तो फिर ये पूरा मामला क्या है। इधर लगातार प्रेशर बनता जा रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए। कौन है, चूँकि 8 करोड़ रुपए का मामला, वो भी एक ग्रामीण बैंक से, कितने मासूमों का पैसा था, कितने मासूम लोग अपने घर के सोने चांदी को उसमें जमा कर रखे थे। कोई बहुत हाई फाई बैंक था नहीं। तो पुलिस वाले लगातार इधर कोशिश कर रहे हैं, तमाम पड़तालें कर रहे हैं, कहीं से कोई सबूत नहीं। इसी बीच उन्हें एक आइडिया आया कि काम करते हैं। चूँकि वो लोग दिन दहाड़े पूरा काम कर रहे थे, जो महिला थी वो और उसके साथ उसके जो 3 साथी थे वो, तो एक काम करते हैं, इसके आर्टिस्ट को बुलाते हैं और बुलाने के बाद इन तमाम लोगों को, जो लोग मिले थे उनसे,
चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो उस रेस्टोरेंट का मालिक रहा हो जिसने पैसे पे किराए पे दिया, उनसे एक स्केच तैयार करवाते हैं। अब आइडिया ये ठीक लगा, स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। उसके पास अपने 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 हिसाब से अपना ओपिनियन दिया कि ये कैसे दिखते थे, लड़की कैसी दिखती थी। उसके बाद ओपिनियन देने के बाद फिर ये हुआ कि एक स्केच बना, जगह जगह उस स्केच को सर्कुलेट किया गया। उसके बाद फिर तलाश शुरू हुई, हर जगह उसके पोस्टर लगवाए गए, लेकिन यहाँ से भी कुछ खास कामयाबी मिली नहीं। जांच पड़ताल कर रहे हैं, वक्त धीरे धीरे गुजर रहा। इसी बीच हैदराबाद पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि सर आपको पता होगा कि केरल में एक रॉबरी हुई है। अब चूँकि इस रॉबरी की जो गूंज थी वो पूरे देश में उस टाइम हो चुकी थी, तो जब फ़ोन आया तो फ़ोन करने पे ही वो पुलिस वाला एकदम भड़क जाता है, कहता है कि हाँ हुई तो है। फिर कहता है कि एक काम कीजिए, आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ, उसके रूम नंबर 302 में एक रॉबर छुपा हुआ है और जाके उसे पकड़ लीजिए। फ़ौरन ये पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। इस पे वो शख्स कहता है कि इन तमाम चीज़ों पे आप टाइम ना ख़राब कीजिए, क्योंकि मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, इसमें आप परेशान होंगे तो फिर वो निकल जाएगा। अब हैदराबाद पुलिस के पास जब ऐसा फ़ोन आया, उसने फ़ौरन केरल पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब केरल पुलिस को जब फ़ोन गया तो वो भी एकदम खुश कि चलो कुछ इनपुट मिला। वो भी लगभग 8-10 गाड़ियों के साथ आते हैं। इधर तब तक हैदराबाद पुलिस जो थी पूरे उस होटल को घेर चुकी थी। उसके बाद अब कई डाउट थे कि अभी हम लोग अंदर जाएं, हो सकता है कि उनके पास कोई हथियार हो। तो बढ़िया हथियार से लैस कुछ पुलिस वालों को बुलाया गया जो आधुनिक हथियार चलाने में एक्सपर्ट हों। कमांडोज़ को बुलाया गया जो पुलिस के कमांडो थे। तमाम और अलग चीज़ें की गई। इधर केरल पुलिस भी पहुंची। उसके बाद जैसे तैसे करके उस 302 नंबर कमरे को खोला गया। अंदर कमरा खाली था, कोई भी मौजूद नहीं। कमरे की अच्छे से जब तलाशी ली गई तो उसमें से 1 किलो सोना मिला, और ये वही 1 किलो सोना था जो उस जगह से चुराया गया था। पहली बार कोई ऐसी लीड मिली थी जिससे लगा कि हाँ कुछ मामला आसान होगा, और वहाँ पे भी माओवादियों की सूझ। अब पुलिस वाले फिर सकते में कि यहाँ भी माओवादियों की वो सिंबल मिल रहे हैं। पुलिस वाले अब परेशान, खोज रहे हैं। हर जगह तलाश की गई, कहीं से कोई जानकारी नहीं। होटल के मालिक से पूछा गया कौन आया था, उसके पास भी कोई जानकारी नहीं। परेशान बदहवास पुलिस वाले फिर सांप चला गया लकीर पीट रहे हैं। इसी बीच एक और आइडिया आता है। आइडिया थोड़ा सा टेक्निकल था, और ख़ासकर उस टाइम के हिसाब से। आज के टाइम के हिसाब से तो सिंपल था, लेकिन साल 2007 और 8 के हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडिया था। आइडिया ये था कि उस टाइम जो ये इलाका था चिलेम्ब्रा इलाके में जो एक टावर लगा होगा, खासकर उस बैंक के पास जो एक हेक्सागोनल एरिया होता है एक टावर का, जो जितने भी नेटवर्क वहाँ पे एक्टिव रहे होंगे, खासकर रात के टाइम कोई कॉल वगैरह हुई हो, तो एक बार उनको खंगाला जाए। अब हैरानी की बात यह है कि जब ये चीज़ खंगाली गई, टेक्निकल टीम, टेक्निकल सर्विलांस लगाया गया, तो 2.5 लाख ऐसे नंबर मिले जो उस पूरे इलाके में एक्टिव थे उस टाइम पे। कोई बाइक आई हो, कोई कार आई हो। अब 2.5 लाख नंबर एक बड़ा आंकड़ा। पुलिस वालों ने जीरो इन करना शुरू किया। करते करते सबके डिटेल निकाले गए। 2.5 लाख नंबर के मालिकों को एक तरह से जो इस आधार पे नंबर लिया गया था, उन आधार के नंबरों को फिर चेक किया गया। आधार तो नहीं, लेकिन उस टाइम जो भी बाकी डिटेल्स थी, उन तमाम चीज़ों को जब चेक किया गया और हर एक मालिक की तस्वीर निकाली गई, और उन तस्वीरों को फिर बैंक कर्मियों को जब दिखाया गया, तो 2.5 लाख में से जीरो इन करते कराते, फिल्टर करते कराते अंत में एक चेहरा ऐसा मिला जिसको देख के बैंक कर्मी ने कहा कि हाँ साहब ये तो था उस दिन। फिर क्या था, पुलिस वाले उसकी डिटेल निकालते हैं। निकालने के बाद फिर उसको गिरफ्तार करते हैं, और उसके बाद फिर उससे जब पूछताछ हुई तो उसने फिर अपने 3 और साथी का नाम बताया, जिनमें से एक का नाम था सीबू, दूसरे का नाम था राधा कृष्णन, और तीसरी जो महिला थी जिसका नाम था कनेक्श्वरी। अब टोटल 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। एक का नाम था बाबू, दूसरे का नाम था सीबू, तीसरे का नाम था राधा कृष्णन, और चौथा कनकेश्वरी। 4 लोग गिरफ्तार। अब इनसे पूछताछ शुरू हुई कि तुमने ये रॉबरी प्लान कैसे की, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, और ये आइडिया आया कैसे, और एग्जीक्यूट कैसे किया। तब पता चला कि जो बाबू था वो बेहद सिंपल परिवार से था, छोटी मोटी नौकरी की, लेकिन कहीं कुछ समझ में आया नहीं। इसी दौरान एक जगह पे उसने छोटी सी चोरी कर ली। चोरी करने का उसे पूरा यकीन था कि वो पकड़ा जाएगा। उसे एकदम डर भी लग रहा था। कई लोगों ने पकड़ते पकड़ते उसको छोड़ा, कई बार जांच बैठी, लेकिन उस तक पुलिस वाले पहुंच नहीं पाए।
उसे लग गया कि शायद इस फील्ड में उसका हाथ सही है। ऐसे ही शिबू भी था। शिबू भी कुछ करना चाह रहा था, कुछ कमाना चाह रहा था, उसको करोड़ों रुपए चाहिए थे। बैंक वगैरह में उसने कुछ टाइम तक जॉब भी की थी, लेकिन पैसों के बीच रहा, लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। तो शिबू भी थोड़ा सा परेशान था। ऐसे ही राधा कृष्णन था और सेम वही प्रवृत्ति की उसकी बीवी कनकेश्वरी। अब 4 लोग ऐसे थे जो बेहद गरीब थे और इनको बहुत जल्द अमीर बनना था और बेहद स्पीड के साथ बनना था, यानी बिना मेहनत किए। अब चारों करें क्या, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब नीयत मन में पहले ही खराब थी। उसी दौरान एक मूवी रिलीज हो जाती है जिसका नाम था धूम। अब धूम में उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग लूटते हैं, लूटने के बाद बाल बाल बच जाते हैं। फ़ौरन वहाँ से आइडिया है कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो कैसे? तो उसके लिए फिर इन्होंने सोचा कि चलो किसी बैंक को लूटते हैं। तो फिर ये मलप्पुरम ज़िले में घूमना शुरू करते हैं। अब एक ज़िले में आप मान के चलिए कि सैकड़ों बैंक होंगी। सैकड़ों बैंक पे ये नज़र डालते हैं कि कहाँ कितनी सिक्योरिटी है, कहाँ क्या करना है, कैसे किया जा सकता है। तमाम चीज़ें करते करते इन्होंने कई बैंक को टारगेट किया। जैसे कोई बहुत आउटर इलाके में हो, वहाँ भीड़ कम हो, कहीं पे सिक्योरिटी वाले रात को रहते नहीं हो। लेकिन इनमें सबसे खास इन्हें जो लगा वो चिलम्बरा इलाके का था। क्योंकि उसके नीचे एक रेस्टोरेंट था तो ये आराम से उसको लूट सकते थे। उसके बाद इन्होंने अलग फर्जी आईडी पे उस रेस्टोरेंट को किराए पे लिया। उसके बाद फिर चूँकि इन्हें पता था कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो शुरुआत से इधर उधर ये तुड़ैया चालू करते हैं ताकि किसी को डाउट ही ना हो, और अंत में गैस कटर के माध्यम से। और इनका प्लान था, ये पहले हफ्ते में आ गए थे, आखिरी हफ्ते में माफ़ कीजिएगा, और पहले ही दिन से ये कभी बैंक में जाते, कुछ पैसे निकालते, किसी से बात करते, कोई अकाउंट खुलवाने की बात करते, तमाम चीज़ें करते। और इनका प्लान इसलिए था ताकि ये चेक कर सके कि स्ट्रॉन्ग रूम है कहाँ। लगातार आने जाने से इनके दिमाग में एक बैंक का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फिर ये निशान लगाते हैं कि कहाँ छेद करने के बाद हम पहुँच जाएंगे। इंतज़ार करते हैं सैटरडे का, ताकि सैटरडे और संडे आराम से एक दिन मिले। सैटरडे की शाम ये बैंक में ड्रिल करना चालू करते हैं। गैस कटर के माध्यम से स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा काटते हैं। काटने के बाद आराम से ऊपर जाते हैं। जाने के बाद फिर तमाम सोना, और उस टाइम लगभग 80 किलो सोना और लगभग उतने ही पैसे, ये तमाम चीज़ें निकालते हैं। 8 करोड़ रुपए लगभग सोना और पैसा मिला के इनका वो बनता है बजट। उसको लेके 3 बैग तैयार करते हैं। तीनों बैग में से 2 बैग जो शिबू है वो अपने पास रखता है, और शिबू और बाबू बाइक से निकलते हैं। और एक बैग कनकेश्वरी अपने पास रखती है, और उसको लेके राधा कृष्णन और कनकेश्वरी दूसरे बाइक से निकलते हैं। निकलने के बाद इनका एक प्लान था कि कहीं हम फंस न जाएं, तो एक काम करते हैं, इसको डाइवर्ट कर देते हैं पुलिस को। तो सबसे पहले उन्होंने जय माओ लिखा, ताकि पुलिस का जो डाउट है वो जय माओ पे चला जाए, यानी माओवादी पे, और जांच उधर भटक जाए। जैसे ही इन्हें लगा कि जांच फिर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही, माओवादी से हट रही है, इन्होंने फिर से एक प्लान रचा। एक दिन पहले ये जाते हैं और एक ऐसा होटल जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ना हो, उसमें रूम लेते हैं, और रूम लेने के बाद थोड़ा सा यानी 1 किलो सोना वहाँ छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा फ़ोन करता है, फ़ोन करके बताता है कि वहाँ एक लुटेरा रुका हुआ है। वहाँ पे जब 1 किलो सोना मिलता है तो वहाँ पे भी माओवादी वाले पूरे सबूत रख दिए जाते हैं, ताकि लगे कि ये पूरा प्लान माओवादी का है। क्योंकि 2 रीज़न थे। लोकल पुलिस में माओवादी को लेके एक डर भी बैठा हुआ था कि उनसे कौन भिड़ने जाए, और दूसरा माओवादी बहुत अंदर जंगलों में रहते हैं तो उनको पकड़ना भी नामुमकिन था लगभग। तो यहाँ से लोग बच जाते हैं, और अगर माओवादी होते तब तो पकड़े जाते हैं। पुलिस माओवादी के पीछे रहती और ये आराम से मलाई खाते हैं। इसी प्लान के तहत ये कई महीनों तक पुलिस वालों को घुमाते रहते हैं, लेकिन अंत में जब इन्हें पकड़ा जाता है और जब इस केस का खुलासा होता है तो तमाम लोग हैरान थे, क्योंकि उस टाइम ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी, और जिसका आइडिया 4 मिडिल क्लास लोगों को एक मूवी देख के आया था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आज थोड़ी सी कहानी चेंज थी तो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।